नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो सारे साथी जुड़ जाएं, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, उम्मीद है सारे साथी मेरे शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए, जिंदाबाद हो गए। जनार्दन राजभर जी कैसे हैं? साक्षी गुड आफ्टरनून। हिमांशु अयोध्या धाम से, जय श्री राम भैया, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो सारे साथी मेरे जल्दी से जुड़ जाएंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे। और संघीय सरकार के गुणों पर हम चर्चाएं कर रहे थे। मैंने संघीय सरकार के गुणों पर हमारी बात चल जारी थी। एकात्मक सरकार का थोड़ा बैकग्राउंड बताया था कल मैंने आपको। ठीक है, एकात्मक सरकार में मैंने आपसे कहा था कि भैया एक ही सरकार है जो है राष्ट्रीय सरकार। अगर वो चाहे तो अपनी इच्छा से क्षेत्रीय सरकार बना सकती है या ना भी बनाए। यानी कि क्षेत्रीय सरकारें अगर बनाई जाएंगी तो वो किसके अंडर कंट्रोल में रह के काम करेंगी? राष्ट्रीय सरकार के। क्लियर? उनको शक्तियां कौन देगा? राष्ट्रीय सरकार देगी। एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, इंग्लैंड, ठीक है, स्वीडन बताया था, फिनलैंड बताया था, चीन बताया था, जापान बताया था, फ्रांस बताया था। फिर हम गए थे संघीय सरकार के गुणों पर। संघीय सरकार के गुणों में मैंने सबसे पहले बोला था, याद करो घर का एग्जाम्पल, कि दादाजी ने चीजें लिखित में कर दी जिससे कि चाचा ताऊ आपस में विवाद ना करें। वसीयत लिख दिया, ठीक है। तो सारी चीजें लिखित में होती हैं, यानी कि लिखित संविधान होगा, प्रॉपर लिखित। ठीक, संविधान लिखित में होगा और उसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। संविधान की सर्वोच्चता होगी। तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि दोहरी शासन प्रणाली होगी। दोहरी शासन प्रणाली से मतलब है कि भैया दोहरी राज पद्धति की राष्ट्रीय सरकारें काम करेंगी। और राष्ट्रीय सरकारें क्या बनवाएंगी? राष्ट्रीय सरकारों को भी शक्तियां संविधान ने दी होंगी और क्षेत्रीय सरकारों को भी शक्तियां संविधान ने दी होंगी। यानी संघीय सरकार में संविधान कितने तरह की सरकार बनवाता है? दो। राष्ट्रीय अलग, क्षेत्रीय अलग। राष्ट्रीय को शक्तियां अलग, क्षेत्रीय को शक्तियां अलग। फिर एक पॉइंट और लिखा था, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, कि भैया राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, बताया था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन कराया था, यहीं तक हुआ। एक बार से थम्स अप कर दो सभी साथी, एक बार से थम्स अप कर दो। अनन्या राव, रवि, धर्मेंद्र, सीटू, प्रियंका शर्मा, कैसे हैं आप सभी? आगे बढ़े, एक बार से थम्स अप कर दो। हाँ जी सर, यहीं तक हुआ है, फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े साथियों, आगे बढ़े। और प्रॉपर्टीज बताऊं आपको? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगली प्रॉपर्टीज, जो भी नंबर हो, नंबर तो मुझे याद नहीं है। अगली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे बच्चे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की क्या रहती है? यहां पर स्वतंत्रता रहती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको पूरी जी जान लगा के समझाने का प्रयास करता हूं। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी से मतलब क्या होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से मतलब क्या होता है। तो साथियों, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं इस पॉइंट को, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है क्या। कि न्यायपालिका, देखो समझाने के लिए, आपको याद तो बस इतना करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं कि न्यायपालिका जो निर्णय देती है, जो डिसीजन देती है, जो निर्णय देती है, न्यायपालिका जो भी कार्य करती है, जो भी वर्क करती है, या उसकी जो भी सेवा शर्तें हैं, सर्विस कंडीशन है। सेवा शर्त यानी सर्विस कंडीशन, कि कब रिटायरमेंट होगा, कब क्या होगा, सारी की सारी बात। सर्विस कंडीशन, ठीक। या उसे स्टाफ कितना चाहिए, स्टाफ, उसकी अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। जज वगैरह की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है,
ठीक है ना। जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, या उनका रिमूवल होता है, पद से हटाना होता है, पद से हटाना, पद से हटाना, रिमूवल, रिमूवल, पद से हटाना, पद से हटाना, या इसे आप रिटायरमेंट भी कह सकते हो, एटसेट्रा की फ्रीडम, एटसेट्रा की फ्रीडम। इसकी क्या है बच्चे, इनको फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। कोई भी जज जितना चाहे स्टाफ रखे, ठीक है, जो चाहे स्टाफ रखे, जो चाहे, डिसीजन लेने में कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता वो, उसे फ्रीडम है, कोई उस पर प्रेशर नहीं डालेगा, कोई सरकार कैसा भी दबाव नहीं डालेगी कि ये काम आपको करना ही करना है। अगर मान लो जजों की नियुक्ति कोई आपसे कहे कि केंद्र सरकार करवाती है, फिर तो वो केंद्र सरकार के पक्ष में ही डिसीजन देगा। या जजों की नियुक्ति राज्य सरकारें कराती हैं, फिर तो वो राज्य सरकारों के पक्ष में डिसीजन देगा। तो मेरे बाबू यहां एक बात दिमाग में डाल लेना, चाहे नियुक्ति हो, चाहे पद से हटाना हो, पद से केंद्र सरकार हटा नहीं सकती उसको, ना ही कोई राज्य सरकार, संसद हटाती है। कौन हटाती है? संसद हटाती है। पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा। ठीक। कमलकांत क्या कह रहे हैं? सर मैं आपकी लाइव क्लास कवर नहीं कर पा रही हूं, मैं अभी ओल्ड क्लास कवर कर रही हूं, तो मैं ये क्लास ले सकती हूँ? ले सकते हो, लेकिन समझ में अच्छे से पुरानी क्लास करने के बाद ही आएगा। ठीक है चंद्र भाई, क्लियर है? इस बात को दिमाग में रखना। न्यायपालिका की क्या है बच्चे? स्वतंत्रता है। पूरी तरह से आपकी जुडिशरी जो है वो फ्री है, कोई उस पर कैसा भी प्रेशर नहीं है किसी गवर्नमेंट का, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे वो क्षेत्रीय सरकार हो, पूरी तरह से हर बात में वो फ्री है। फिर देखिए अगला पॉइंट। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। दोहरी न्यायपालिका, अगला टर्म है मेरे बच्चे, दोहरी न्यायपालिका। दोहरी न्यायपालिका, जहां भी संघीय सरकार होगी, पूर्ण संघीय की बात कर रहा हूं मैं, कहीं भारत का एग्जाम्पल लेके मत बैठ जाना, भारत का एग्जाम्पल लेके मत बैठ जाना। मैं पूर्ण संघीय सरकार की बात कर रहा हूं। जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको, मैंने उन एग्जाम्पलों में भारत नहीं लिखा था, फिर बता रहा हूं, भारत की बात मैं बाद में करूंगा। दोहरी न्यायपालिका, डुअल जुडिशरी, डुअल जुडिशरी। सर ये डुअल जुडिशरी का क्या मतलब है? ये डुअल जुडिशरी का क्या मतलब है मेरे बाबू? डुअल जुडिशरी का मतलब होता है कि भाइयों, दो तरह की सरकारें थी। राष्ट्रीय सरकार, एक थी राष्ट्रीय सरकार। संविधान ने कितने तरह की सरकार बनाई? दो। एक राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार किस पर कानून बनाएगी? राष्ट्रीय सरकार किस पर कानून बनाएगी? सर यूनियन सब्जेक्ट पर, संघ सूची पर। किस पर कानून बनाएगी? सर संघ सूची पर कानून बनाएगी। किस पर? संघ सूची पर। एक थी मेरे साथियों क्षेत्रीय सरकार, जिसको आप राज्य सरकार कहते हो, प्रांत सरकार कहते हो, गणतंत्र सरकार कहते हो, कैंटोन सरकार कहते हो। बताया था ना कि राज्य को ही गणतंत्र कह सकते हैं, कैंटोन कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं, अलग अलग जगह पर जिक्र भी किया था। क्षेत्रीय सरकारें किस पर कानून बनाती हैं? क्षेत्रीय सरकारें किस पर कानून बनाती हैं? सर राज्य सूची पर। किस पर कानून बनाती हैं? राज्य सूची पर। ठीक है। अब मेरे साथियों, डुअल जुडिशरी का मतलब क्या है? जैसे दोहरी शासन प्रणाली है ना, जैसे दोहरी शासन प्रणाली है कि राष्ट्रीय सरकार होगी, क्षेत्रीय सरकार होगी, दोनों की शक्तियां अलग अलग, ठीक इसी तरीके से दोहरी न्यायपालिका काम करती है। दोहरी न्यायपालिका का मतलब क्या है कि भाई संघ सूची के लिए, संघ सूची, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट पर कौन डिसीजन देगा? यूनियन लिस्ट पर निर्णय कौन देगा? यूनियन लिस्ट पर जो निर्णय देगा, डिसीजन देगा, वो कौन देगा? तो यूनियन लिस्ट पर निर्णय देगी आपकी राष्ट्रीय न्यायपालिका। राष्ट्रीय न्यायपालिका, राष्ट्रीय न्यायपालिका। ठीक है। राष्ट्रीय न्यायपालिका बोले तो नेशन जुडिशरी, नेशन जुडिशरी, नेशन जुडिशरी, नेशन जुडिशरी। और
ये जो दूसरे विषय हैं, जो राज्य सूची वाले विषय हैं, जो राज्य सूची वाले विषय हैं, राज्य सूची बोले तो बाबू स्टेट लिस्ट वाले जो टॉपिक हैं, स्टेट लिस्ट वाले जो टॉपिक हैं, इन पर मेरे बच्चे डिसीजन कौन देगा, इन पर निर्णय कौन देगा? तो इन पर निर्णय देगी आपकी कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी न्यायपालिका? सर राजकीय न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, स्टेट जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी। ठीक है बच्चे, स्टेट जुडिशरी। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा? पल्ले नहीं पड़ा तो इधर देखो, जैसे मान लो यूएसए का एग्जांपल लेता हूं मैं, यूएसए। अब यूएसए है, ये यूएसए है। यूएसए में एक राष्ट्र है तो उसकी अपनी जुडिशरी होगी, अपनी न्यायपालिका होगी, अपनी न्यायपालिका होगी। होगी कि नहीं होगी बोलो? अपनी न्यायपालिका होगी। जी सर बिल्कुल होगी, अपनी जुडिशरी होगी, अपनी जुडिशरी। राष्ट्र की अपनी जुडिशरी अलग। और इसके अंदर, यूएसए के अंदर हाल फिलहाल में 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं। अब इन स्टेटों में भी क्या होगा, इन स्टेटों में भी क्या होगा? अपनी अपनी जुडिशरी होगी, अपनी जुडिशरी होगी, अपनी न्यायपालिका होगी, अपनी न्यायपालिका होगी, अपनी न्यायपालिका। मतलब क्या है कि अगर राज्य सूची का कानून किसी ने तोड़ा, राज्य सूची का कानून किसी ने तोड़ा, राज्य सूची का कानून तोड़ा तो किसके कोर्ट में जाएगा? किसके कोर्ट में जाएगा? स्टेट की न्यायपालिका में। अगर यूनियन लिस्ट का किसी ने कानून तोड़ा तो किसके कोर्ट में जाएगा? राष्ट्रीय कोर्ट में। जबकि क्या भारत में ऐसा होता है? क्या भारत में ऐसा होता है? भारत में तो आप किसी भी सूची का कानून तोड़ो, चाहे आप पुलिस वाले में फटाक से थप्पड़ मार दो, राज्य सूची का कानून टूट गया, ठीक। या आप रेलवे के गार्डर उठा के बेच दो जिनकी वो पटरी बनती है, केंद्र सूची का कानून टूट गया, ठीक। आपका कोर्ट केस लोअर कोर्ट से शुरू होगा, हार गए तो हाई कोर्ट में अपील होगी, हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ये एकल न्यायपालिका है। किसी का भी कानून तोड़ो, कोर्ट एक ही है। यहां पर दो तरह के, राष्ट्र का कानून तोड़ोगे यूनियन लिस्ट का, अलग कोर्ट में, अलग न्यायपालिका। राज्य सूची का तोड़ोगे, स्टेट का तोड़ोगे, अलग न्यायपालिका। बोलो थम्स अप करो, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये पूर्ण संघीय व्यवस्था की है, ये पूर्ण संघीय व्यवस्था की चंद्रभाल, ठीक है। जो मैंने पूर्ण संघीय व्यवस्था के एग्जाम्पल बताए थे ना, यूएसए या आपका जो स्विट्जरलैंड वगैरह था, ठीक है, ये उनकी है। क्लियर है? ये पॉइंट भी एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आया होगा? समझ में आया? बहुत अच्छे। अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं, प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा हूं। आज मुझे ये खत्म करनी है संघीय वाली कम से कम। देखिए अगला है दोहरी नागरिकता। जिन देशों में भी पूर्ण संघीय व्यवस्था होगी तो समझ जाओ वहां पे कैसी नागरिकता होगी। जिन देशों में भी पूर्ण संघीय व्यवस्था होगी वहां कैसी नागरिकता होगी? दोहरी न्याय नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। सर ये डुअल सिटीजनशिप क्या है? सर ये डुअल सिटीजनशिप क्या है? समझना, समझने की कोशिश करना, सारी चीजें में समझने का खेल है। मास्टर कुछ भी पढ़ा है उसे सही मत समझा करो, मास्टर से ये पूछा करो कैसे और क्यों। हर कोई जिससे भी पढ़ रहे हो उससे ये कहना सीखो कैसे और क्यों। तो देखो डुअल सिटीजनशिप की बात करूं तो जैसे मान लो ये यूएसए है, ये यूएसए है, यूएसए। अब यूएसए में वर्तमान में बताया जाता है कि 50 राज्य हैं, ठीक है। ये 50 राज्य हैं यूएसए के, ये 50 राज्य हैं, 50 मान लेना, ठीक। ये यूएसए के अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट। कोई न्यूयॉर्क है, कोई सैन फ्रांसिस्को है, कोई सेंट लूसिया है। इस तरीके से ये स्टेट हैं, इस तरीके से स्टेट हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से यूएसए के स्टेट हैं। अब मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है केविन, एक व्यक्ति है जिसका नाम है केविन। केविन जो है यहां रहता है, केविन यहां का निवासी है, ठीक। केविन जो है यहां रहता है, न्यूयॉर्क का सिटीजन है मान लो। कहां का सिटीजन है? न्यूयॉर्क का सिटीजन है। कहां का नागरिक है?
न्यूयॉर्क का नागरिक है। अब केविन जो है वो यहां मूव करना चाहता है, केविन जो है यहां मूव करना चाहता है, और ये जगह कौन सी है? ये जगह है मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को है। अब न्यूयॉर्क से ये सैन फ्रांसिस्को आना चाहता है, न्यूयॉर्क से सारा अपना घर बार बेच करके कहां शिफ्ट होना चाहता है? सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट होना चाहता है। अब सैन फ्रांसिस्को की गवर्नमेंट से पता है क्या कहेगा? प्लीज मुझे अपने यहां पे आने की इजाजत दे दीजिए, मुझे अपने यहां पे शिफ्ट होने की इजाजत दे दीजिए। क्या आपको भारत में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश रहने जाना है, मध्य प्रदेश से बिहार रहने जाना है, बिहार से राजस्थान रहने जाना है, राजस्थान से आपको महाराष्ट्र रहने जाना है? क्या कोई आप पे रोक टोक है? बताइए, नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आप केवल भारत के नागरिक हैं। वहां दो तरह की नागरिकता होती है, एक होती है कहां की? एक होती है राष्ट्रीय नागरिकता, एक तो आप अमेरिका के नागरिक हैं, चाहे कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी रहें, नेशनल सिटीजनशिप होगी, और दूसरी होती है आप पे उस राज्य की नागरिकता, राज्य की नागरिकता, स्टेट की सिटीजनशिप। मतलब सर, मतलब अगर सीधी भाषा में कहूं आपसे, क्या आपको एमपी से यूपी घूमने आना है, बिहार से महाराष्ट्र घूमने जाना है, तो क्या आपको पासपोर्ट ले जाना पड़ता है कि भैया यूपी से एमपी जा रहे हो तो यूपी का पासपोर्ट लेके चलो? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। हम लोग भारत के नागरिक हैं, एक नागरिकता है। पूरे भारत में किसी भी कोने में घूम लो, कोई पासपोर्ट नहीं मांगेगा। आपसे एड्रेस प्रूफ जरूर मांग सकता है, नागरिकता का प्रूफ नहीं मांगते। लेकिन अगर ये केविन भाई न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को घूमने जाना चाहता है, केविन बाबू न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को घूमने जाना चाहता है, तो अभी ये कहां का सिटीजन है? ये न्यूयॉर्क का सिटीजन है, और ये घूमने कहां जाना चाहता है? सैन फ्रांसिस्को। तो इसे भैया क्या होल्ड करना पड़ेगा? न्यूयॉर्क का पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा कि आप कहां से आए हो, कहां के सिटीजन हो? न्यूयॉर्क के सिटीजन हो, न्यूयॉर्क के सिटीजन। अगर ये व्यक्ति, अगर ये केविन मान लो इंडिया आना चाहता है, अगर ये इंडिया आना चाहता है, अगर ये इंडिया आना चाहता है बाबू, तो इसे यूएसए का पासपोर्ट लाना होगा। यानी देश क्रॉस करोगे तो देश का पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा, अपना राज्य क्रॉस करोगे तो राज्य का पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा। बताओ, समझ में आया? ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। बताइए कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक है। उमेश साहू जी देर से हैं, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट बताए हैं, रिवाइज करा दूंगा। ठीक, परेशान ना होइए। समझ में आया? समझ में आना चाहिए। दो तरह की नागरिकता, दोहरी नागरिकता का मतलब है कि राष्ट्रीय अलग, राज्य अलग। ये पूर्ण संघीय व्यवस्था की कहानी है, पूर्ण संघीय व्यवस्था की कहानी है, ये हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ मामला? एक बार से थम्स अप करेंगे सभी साथी। मुझे लग रहा है कि दिक्कत में है क्या कोई, बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, अगला पॉइंट है मेरे बच्चे, अगला पॉइंट है संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब मैं खुद से जीएस, मैंने आपसे कहा कि मेरा कभी जीएस में कोई गुरु नहीं रहा, इसीलिए हो सकता है मेरे शब्द, मेरी बोलचाल का तरीका अलग हो, मेरी बोलचाल का तरीका अलग हो, मेरे शब्दों का चयन अलग हो, क्योंकि मेरा कभी जीएस में कोई गुरु नहीं रहा। मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता रहा। मैंने आपको बताया भी, कंडीशन, घर की सिचुएशन ऐसी हुई कि कब पढ़ने से पढ़ाने पे शिफ्ट हो गया पता नहीं चला। ठीक है, तो मेरे साथियों, जब शुरुआत में मैंने जीएस पढ़ी, जीएस पढ़ी, तो ये पॉलिटी नाम का ये सब्जेक्ट आया, और ये शब्द मेरे सामने आया कि संविधान की कठोरता। पता है मेरे दिमाग में क्या विचार आया था? मैं सोच रहा था ये क्या चीज है, ये खाया नहीं जा सकता क्या, या इसे तोड़ा नहीं जा सकता? क्या है कठोर का? तो मतलब हम बचपन से ही समझते हैं कि कठोर मतलब बहुत मजबूत, बहुत मजबूत।
मेरी खोपड़ी के तार हिलते थे जब मैं इस शब्द को सुनता था कि कठोर, खाया नहीं जा सकता, क्या नहीं कर सकता, मैं इसे समझ नहीं पाया। धीरे धीरे करके जब किताबों को अंदर से खंगाला तब चीजें समझ में आई, पल्ले पड़ने लगी और समझ में आया कि कठोरता का मतलब है आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बच्चे? आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। आसानी से क्या नहीं हो सकता? संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन समझते हैं? संशोधन माने होता है बदलाव, संशोधन माने होता है बदलाव। आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। आसानी से क्या नहीं हो सकता? संशोधन नहीं हो सकता। ठीक, नॉट इजिली अमेंडेबल, नॉट इजिली अमेंडेबल, नॉट इजिली अमेंडेबल। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। सर मतलब थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे मेरे बाबू। संविधान जो है वो ऐसा नहीं होता यहाँ का कि कोई आसानी से चाहे कि राष्ट्रीय सरकार आज चाह रही है कि भाई इन क्षेत्रीय सरकारों को हटाओ, इन क्षेत्रीय सरकारों को हटाओ, जो काम हम करेंगे वही होगा, जो काम हम कहेंगे वही होगा, कोई क्षेत्रीय सरकार नहीं होगी, कोई कानून नहीं होगा। ऐसे तो भैया बात बात पे हर कोई आएगा, पेन ऐसे घट्ट घट्ट करेगा और लिख के चला जाएगा, हो गया संविधान संशोधन, हो गया। ये संविधान होता है मुलायम, सॉफ्ट। लेकिन जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बहुमत चाहिए हो, बहुत बड़ा बहुमत चाहिए हो, तब मैं कहूं संविधान कैसा है आपका, संविधान में संशोधन करना कैसा है? सर बड़ा ही टफ है, कठिन है, कठोर है। कैसा है? कठिन है। ठीक है भाई। दीपा जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अत्यधिक बहुमत चाहिए संविधान संशोधन के लिए। क्या चाहिए? अत्यधिक बहुमत। ठीक, अत्यधिक बहुमत। अत्यधिक बहुमत का मतलब है जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे अगर मैं कहूं भारत का संविधान बहुत कठोर हो जाए। कितनी सीटें हैं भारत में? 550 है मान लो, 550 सीटें लोकसभा में, और मैं कहूं कम से कम मिनिमम संविधान में संशोधन करने के लिए भैया 400 चाहिए। संविधान में अगर संशोधन करना है तो कितने लोग हां करें? कितने लोगों की यस आनी चाहिए? 400 लोगों की यस आनी चाहिए। 400 लोगों की यस आनी चाहिए। पैदा करके दिखा दो 400। बीजेपी करके दिखा दे एक संशोधन, बीजेपी करके दिखा दे एक संशोधन। 240 सीटें हैं बीजेपी पे, बहुमत गठबंधन वाला भी शामिल कर लोगे तो भैया 275 सीटें हैं। कर लेगी संशोधन? कर लेगी संशोधन? मुझे बताओ, है ना? है ना? बस इतना बोलो। मैंने कहा कि अगर 550 सीटें हो और मिनिमम मैं कह दूं कि भैया संशोधन करना है तो कितने पर होगा? 400 पर होगा। कर लोगे संशोधन? कर लोगे? कर लोगे? भाई बाजे बज जाएंगे संशोधन करने में, क्योंकि आपकी सरकार बन भी गई, बहुमत भी आ गया। तो बहुमत आपको मिल गया है मान लो 272 पे, लेकिन संशोधन के लिए मैंने कंडीशन लिखी कि 400 पे होगा। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसे कहते हैं कठोरता, इसे कहते हैं कठोरता, कि जब कोई व्यक्ति अपनी अपनी चला के बार बार संशोधन ना कर पाए। संविधान में संशोधन करना इतना कठिन हो मतलब संविधान कठोर है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है? मेजॉरिटी चाहिए होता है, मेजॉरिटी। बराक ओबामा का नाम सुने होगे आप, अमेरिका का राष्ट्रपति था बराक ओबामा, नाम जरूर सुने होगे। बराक ओबामा एक मौलिक अधिकार को खत्म करना चाहता था यूएसए में से। एक आपका फंडामेंटल राइट है यूएसए में, क्या रखना? हथियार रखना, वेपन रखना फंडामेंटल राइट है। वहां का कोई भी नागरिक क्या रख सकता है? अधिकार है उसका कि वो हथियार रख सकता है। इसकी वजह से वहां बात बात पे बंदूकें निकल आती हैं। हमारे यहां जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो लठिया डंडे लाते हैं, वहां क्या लेकर के निकल आते हैं? पिस्टल, खटाक धूम। ज्यादा बोल रहा है तू, खत्म कहानी।
बराक ओबामा ने सोचा इसको खत्म करो, इस मौलिक अधिकार को खत्म करो। अब बराक ओबामा भैया सोचने लगा, उसने सोचा राष्ट्रपति हूं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ज्यादा मेंबर हमारी पार्टी के हैं, काम हो जाएगा। ज्यादा से काम नहीं होगा, क्योंकि वहां अत्यधिक मेजॉरिटी चाहिए। केवल बहुमत काफी नहीं है, केवल बहुमत काफी नहीं है, बहुत ज्यादा बहुमत चाहिए, बहुत ज्यादा बहुमत। तो अगर आप कहीं पर संविधान संशोधन के लिए कंडीशन लिख देते हो कि मिनिमम इतने मेंबर का सपोर्ट चाहिए, तो भैया संविधान में संशोधन बेहद कठोर बना दिया आपने। ठीक है सर जी, बराक ओबामा आज भी प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छे राष्ट्रपति हैं, अच्छे। बीजेपी की कितनी सीटें? अकेले की 240 हैं, जो उसका गठबंधन है जिसमें पलटू चाचा और चंद्रबाबू नायडू शामिल होकर के 272-75 के आसपास बनी है। क्लियर? तो समझ में आया। जब आप इस पॉइंट को याद रखना, कठोरता का मतलब होता है कि जब आप संविधान संशोधन के लिए बहुत ज्यादा बहुमत कर देते हो, तो इसी को कहते हैं संविधान कठोर है। आया समझ में? ठीक है सर, 90% तक का चाहिए क्या? मेरे बाबू 90% नहीं, 75% से ऊपर, लगभग 80% के आसपास कह सकते हो, 80% के आसपास, तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। इतनी तो सीटें किसी को मिलती भी नहीं है, आप खुद जानते हैं, इतनी तो सीटें मिलती ही नहीं है। ठीक, ये तो एक तरफा हो जाएगा फिर गेम। सोच के देखिए, क्या भारत में ऐसा है? भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मैं बताऊं आपको कितना चलता है, 2/3। भारत में ये चलता है 2/3। अब 550 का 2/3 कर लीजिए, कितना आएगा? मैथ तो मेरी ज्यादा अच्छी है नहीं, लगभग कितना आएगा? 18 180 दूनी 360, यहां चाहिए 400 पार। सोच के देखो, बहुत ज्यादा हो गया ना। तो इसे कहते हैं संविधान की कठोरता, इसे कहते हैं संविधान की कठोरता। बोले समझ में आया? एक एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जो मैं बताता हूं। ठीक है, कल के हादसे को लेकर आपकी क्या राय है? हादसे को लेकर मेरी ये राय है भैया, फिर यही बोलूंगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन सत्यता बोलूंगा। टेररिस्ट पाकिस्तान से आए, माना, लेकिन आते ही अचानक से तो उन्होंने अटैक किया नहीं होगा। टेररिस्ट रुके भारत के अंदर ही थे, कश्मीर में। तो उन्हें पनाह देने वाले लोग कौन है? उन्हें पनाह देने वाले लोग कौन है? विचार यहां कीजिए। गद्दार बाहर नहीं है, गद्दार बाहर नहीं है, समझे? मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबके खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, पर विचारणीय बात है कि टेररिस्ट एक्टिविटी अगर होती है तो उनको पनाह देने वाले लोग कौन होते हैं? विचार आप कीजिए, बस इतना कहूंगा। चलिए, ये संविधान की कठोरता समझ में आया होगा, संविधान की कठोरता समझ में आया होगा। अब एक बात और समझाता हूं, एक बात और। बाबू, अगर पूर्ण संघीय सरकार होती है तो याद रखना, दोहरा संविधान मिलेगा आपको। कैसा संविधान मिलेगा? दोहरा संविधान। सर ये क्या बता दिया आपने, ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कह दिया सर? दोहरा संविधान, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है सर? ये क्या है? समझने की कोशिश करना, समझाता हूं। डुअल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि भैया राष्ट्रीय, एक होगा राष्ट्रीय नेशन, जिससे पूरा देश चलेगा, जिससे पूरा देश चलेगा, और एक होगा मेरे बाबू लालों स्टेट, यानी कि क्षेत्रीय। क्षेत्रीय कह लो, स्टेट कह लो, आपकी इच्छा है, जो कहना चाहो, राज्य कह लो, प्रांत कह लो, गणतंत्र कह लो, जो कहना चाहो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं प्यारा सा, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। बात होती है 1787 की। भाई अमेरिका कब आजाद हुआ था? अमेरिका कब आजाद हुआ था बच्चे? 1787 में ही हुआ था, 1787 में। 1787 में 13 मूल राज्य थे, 13 मूल राज्य। अब ये 13 मूल राज्य जब अमेरिका को फ्री किया था ब्रिटेन ने, तब कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। अब ये छोटे छोटे 13 राज्य थे, छोटे छोटे 13 राज्य। इन छोटे छोटे 13 राज्यों ने क्या किया? इन छोटे छोटे 13 राज्यों ने क्या किया? ये
आर्थिक रूप से कमजोर, भाई अभी अभी आजाद हुए थे, आर्थिक रूप से कैसे थे? आर्थिक रूप से कमजोर थे, ठीक है। सैन्य शक्ति इनके पास कुछ थी नहीं, सैन्य रूप से भी कैसे थे? सेना भी इनके पास नहीं थी, सैन्य रूप से भी कमजोर थे। इन्होंने सोचा कि हम अगर अलग अलग रहेंगे, हम अगर अलग अलग रहेंगे तो भैया कोई और हम पर आकर राज करेगा। इससे अच्छा है हम अपने चारों ओर क्या बना देते हैं, अपने चारों ओर हम क्या बना देते हैं, एक दीवार बना देते हैं। इस दीवार का नाम हो गया देश, इस दीवार का नाम हो गया देश, और इस देश का नाम पड़ गया यूएसए, इस देश का नाम पड़ गया यूएसए, इस देश का नाम पड़ गया यूएसए। तो भैया जैसे ही देश बना, जैसे ही देश बना तो इस पूरे देश के लिए एक संविधान बना कि ये पूरे देश पर लागू होगा, ये पूरे देश पर लागू होगा, ये पूरे देश पर क्या होगा बाबू? लागू होगा। लेकिन लेकिन ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये जो छोटे छोटे राज्य थे, ये जो छोटे छोटे बाबू राज्य थे, इनका अपना भी क्या है, इनके अपने भी नियम कानून, इनका अपना भी नियम कानून, अपना भी क्या होगा? संविधान होगा। जैसे आपके घर में होता है, जैसे आपके घर में होता है, दादाजी ने कह दिया, दादाजी ने कह दिया कि भैया चाचा पापा ताऊ जॉइंट फैमिली रह रही है, दादाजी ने बोला घर का पूरा जिम्मेदार आदमी मैं हूं, और घर के दरवाजे रात को 10 बजे बंद हो जाएंगे, घर के दरवाजे रात को 10 बजे बंद हो जाएंगे। तो भैया गेट एक ही है, जिसको आना है 10 बजे के पहले आ जाओ। तो पूरा का पूरा जो कानून है वो किसने बना दिया देश के लिए? इस संविधान ने, इस संविधान ने। लेकिन लेकिन आपका अपना भी तो परिवार है, पिताजी का अपना भी परिवार है, मम्मी है। अब मम्मी ने कहा हमारी जो वॉशिंग मशीन है उससे कपड़े केवल मैं धोऊंगी, किसी और को ना धोने दूंगी, किसी और को ना धोने दूंगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरे दहेज में आई है, वॉशिंग मशीन मेरे दहेज में आई है। तो बताओ अपने परिवार के अंदर आप अपनी चला पा रहे हो? अपने परिवार के अंदर आप अपनी चला पा रहे हो? चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो? मुझे बताओ। यूएसए की खोज किसने की थी यार? प्लीज उमेश साहू, किस बातों को करते हो यार? मुझे दया आती है, मुझे दया आती है। मैं कहाँ ले चल रहा हूं आपको और आप कहाँ पड़े हुए हो यार? मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं यहाँ पर कि यूएसए की खोज किसने की थी? कोलंबस, कोलंबस। अब इन चीजों की बातें करूं मैं कि भारत के अब आने की जलमार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। तुम खोपड़िया खराब है तुम्हारी यार। पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो भाई? मैं केवल पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ स्वागत करता हूं, मुझे आप जैसों की कोई जरूरत नहीं है उमेश साहू, ठीक है। मैं पढ़ा क्या रहा हूं, कहाँ घूम ले जाना चाह रहा हूं, वो आदमी वहां भटक रहा है। मम्मी ने बैगन बनाए सर, अरे तो खा लेना, मम्मी ने बैगन बनाए तो। मैंने कहा कि घर में दादाजी प्रमुख हैं, दादाजी ने कहा ये घर मेरा है, गेट एक ही है, दरवाजे 10 बजे बंद हो जाएंगे, सबको आना है तो भैया उससे पहले आओ। तो ये जो दादाजी की बात है ये सब पर लागू होगी, यानी कि राष्ट्रीय संविधान की? सर बिल्कुल होगी। लेकिन मम्मी दहेज में वॉशिंग मशीन लाई थी, मम्मी ने कह दिया ये मेरी वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में केवल मेरे परिवार के कपड़े धुलेंगे, ना चाची के धोने दूंगी, ना ताई के धोने दूंगी, ना दादा दादी के धुलेंगे। तो भैया उस वॉशिंग मशीन की मालिक कौन है? मम्मी है। तो उसने उस पर अपनी चलाई, यानी कि अपना भी अपना संविधान है इनका, और टोटल ये पूरे देश का भी संविधान है। तो कितने संविधान हुए? दोहरे संविधान हुए। कितने संविधान हुए? दोहरे संविधान हुए। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? मुझे बताओ, आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइंड में गया? हाँ, डुअल गवर्नमेंट है तो वही डुअल प्रॉपर संघीय वाली बात कर रहा हूं मैं, भारत को इसमें मत डाल देना बीच में। मैं फिर कह रहा हूं भारत की बात हम अलग से करेंगे जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ाऊंगा, केंद्र राज्य संबंध बताऊंगा। ये बात क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जो बच्चा लेट आया था एक दो, उसके लिए मैं दोबारा से समझा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला कंसेप्ट एक और देखो क्या था, एक इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। आइए, द्विसदनवाद। द्विसदनवाद, जहां भी पूर्ण संघीय सरकार होगी तो ये जरूर होगा। द्विसदनवाद का मतलब होता है बाई कैमरालिज्म, बाई कैमरालिज्म, बाई कैमरालिज्म, बाई कैमरालिज्म। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद समझते हैं आप? द्विसदनवाद
जैसे हमारे यहाँ भी 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक, ऐसे ही जहां भी 2 सदन होते हैं उसे आप द्विसदनवाद कहते हैं। ठीक है, आपने ये रटा है, जीवन में आपने ये रटा होगा और आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा कि लोकसभा राज्यसभा होती है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, ऐसे ही जहां भी आप 2 सदन देखते हो कि हाँ सर यहां भी द्विसदनवाद है, सुनते हो, द्विसदनवाद है, आपने ये रटा होगा। कभी सोचने की कोशिश की क्यों है? कभी सोचने की कोशिश की क्यों है? आज मैं आपको बताता हूं क्यों है, क्यों द्विसदनवाद है। मैंने कहा ना, क्यों, आप जब कोई भी पढ़ाए उससे ये कहा करो कि भैया ये बता मास्टर क्यों कैसे। ठीक है, जैसे मान के देखो ये आपका पूरा एक घर है, घर, इसमें ये घर है आपका, ठीक, ये आपके पिताजी चाचा ताऊ इसमें है, ये है आपके पिताजी, पिताजी, ये चचा है, चचा, ये ताऊ है, ये ताऊ, और तीनों बाबू शादीशुदा हैं, तीनों का अपना परिवार है, तीनों के तीनों शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे वगैरह हैं, सब लोग हैं। ठीक, एक खुशहाल परिवार है, मैरिड हैं तीनों के तीनों। ठीक, यहां पर हैं दादाजी, यहां पर हैं दादाजी, यहां दादा दादी हैं, यहां दादा दादी हैं। ठीक है, सुनना और समझना मेरी बात को। मेरे बाबू, अब हुआ क्या, इन्हें ऐसा समझो, ये जो दादा दादी हैं ये राष्ट्रीय सरकार है, ये राष्ट्रीय सरकार है, राष्ट्रीय सरकार, और ये पापा चाऊ, पापा चाऊ नहीं सॉरी, पापा ताऊ चाचा जो है ये आपकी राज्य सरकार है, ये आपके राज्य हैं, ये आपके क्या है, राज्य। क्योंकि भाई कौन सी सरकार पढ़ रहे हैं हम, संघीय सरकार, और संघीय सरकार में संविधान कितने तरह की सरकार बनवाता है सर, 2 बनवाता है, एक नेशन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे बाबू लोगों जरा सोच के देखो, सोच के देखो, इस परिवार के लिए, इसके परिवार के अपने सदस्य हैं, अपने सदस्य, यहां अपने सदस्य हैं, यहां अपने सदस्य, यहां अपने सदस्य, पापा मम्मी भाई बहन ऐसे यहां होंगे चाचा के घर में, ऐसे यहां होंगे ताऊ के घर में, यहां दादा दादी है, साथ में एक बुआ को भी ऐड कर देते हैं, बुआ, बुआ। ठीक, अब मान लो, अब मान लो मेरे लालों कि एक कानून बन रहा है जो पिताजी बना रहे हैं अपने इस परिवार के लिए, बना सकते हैं? जी हाँ सर। ताऊ बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, चाचा बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, यानी कि राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर। लेकिन जब ये कानून बनाएगा, जब ये कानून बनाएगा दादा दादी, दादा दादी अगर कानून बनाएंगे, और दादा दादी ऐसा कानून बना रहे हैं जो पूरे के पूरे भारत पर लागू होगा, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय सरकार है। ठीक, राष्ट्रीय सरकार है भाई, ये पापा पे भी लागू होगा, चाचा पे भी लागू होगा, ताऊ पे भी लागू होगा, होगा कि नहीं होगा? जी हाँ सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो पूरे भारत, पूरे देश की सरकार है, ये तो राष्ट्रीय सरकार है। तो सुनना और समझना मेरे बच्चे, सोच करके देखो, अगर दादा दादी और बुआ मिलकर के कोई कानून बना रहे हैं और पापा चाचा ताऊ को खबर भी ना लगे, कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? अगर दादा दादी बुआ मिलकर के इस पूरे परिवार के लिए कानून बना रहे हैं जो पापा पे भी लागू होगा, चाचा पे भी लागू होगा, ताऊ पे भी लागू होगा, लागू सारे मेंबर पे होगा, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि घर में नया नियम बन रहा है और इन्हें खबर ही नहीं है, इन्हें खबर ही नहीं है, बताओ तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। इन्हें ऐसा लगेगा भाई हम तो घर के सदस्य है ही नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है, हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है। बात क्लियर है कि नहीं? हमें तो पूछ ही नहीं रहा कोई, दादा दादी बुआ अपने आप बनाई चली जा रही है, समझे? लेकिन सरकार है संघीय, पावर इनको भी है। अगर कानून बन रहा है तो जानने का अधिकार किसको भी है? पिताजी को भी है, चाचा को भी है, ताऊ को भी है। क्लियर? और अगर वो कानून गलत बन रहा है तो पिताजी चाचा ताऊ उसका विरोध भी तो करेंगे, नहीं ये काम तो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे? बताइए आप।
अगर पिताजी चाचा ताऊ यहां पर अपना एक एक बंदा बैठा दें तो भैया अगर वो कानून गलत बनेगा तो उसका विरोध भी तो करेंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल करेंगे। इसीलिए मेरे बाबू, ये जो आपकी राष्ट्रीय सरकार है, यहाँ 2 कमरे बना दिए जाते हैं, 2 कमरे बना दिए जाते हैं। एक कमरा होता है आपका जनता का सदन, एक कमरा होता है जनता का प्रतिनिधित्व। जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व बोले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आप अपने यहाँ पे लोकसभा कहते हो, अपने यहाँ पे लोकसभा कहते हो। और ये जो दूसरा कमरा आपने तैयार करा दिया यहाँ पर, ये दूसरा कमरा जो आपने तैयार करा दिया, ये है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बोले तो राज्य के प्रतिनिधित्व, राज्य के प्रतिनिधि, राज्य के प्रतिनिधि। सर मतलब क्या है, थोड़ा सा दोबारा से क्रिस्टल क्लियर करें तो आनंद आ जाए। मेरे बाबू अब मैं प्रॉपर कहता हूं आपसे, मान लो कि ये पूरा एक देश है, ये पूरा एक देश है, और इस पूरे देश के अंदर, इस पूरे देश के अंदर ये है आपकी राष्ट्रीय सरकार और ये है आपकी राज्य सरकार। अब राष्ट्रीय सरकार यानी राजकीय, जो राष्ट्र की विधायिका है, वो कोई कानून बना रही है, वो कोई कानून बना रही है। अब वो लागू तो पूरे के पूरे देश पर होगा ना? जी हाँ सर। अब उनमें ये छोटे छोटे राज्य भी हैं, बेचारों को पता तो होना चाहिए कि कौन सा कानून बन रहा है, कौन सा कानून बन रहा है। बात क्लियर है? अगर वो कानून खराब है तो ये बनने से विरोध भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं कि नहीं भाई ये नहीं बनेगा। तो मेरे बच्चा लोग, होता क्या है, यहां से ये पिताजी के घर में से 1-2 सदस्य, चाचा ताऊ के घर में से 1-2 सदस्य यहां पर आकर के बैठा दिए जाते हैं, जिससे कि दादा दादी जब कानून बनाए तो पिताजी चाचा ताऊ को भी तो खबर होनी चाहिए कि दादा दादी क्या कानून बना रहे हैं। और कानून बनेगा, सब लोगों की मेजॉरिटी से पास होगा, तो भैया अगर पिताजी चाचा ताऊ को खराब लग रहा है कानून तो ये विरोध भी तो कर सकते हैं। बताओ मुझे, बताओ मुझे, समझ में आया? जैसे एक देश की सरकार है, एक देश की गवर्नमेंट है, ठीक है, और देश की राष्ट्रीय विधायिका जो है वो पूरे देश के लिए कानून बना रही है। क्लियर? पूरे देश के लिए कानून बना रही है। कौन बना रहे होंगे? ये जनता के प्रतिनिधि बना रहे होंगे। यही तो बनाते हैं, यही तो है लोकसभा, यही तो है भाई। भारत का ये एग्जाम्पल ले लो, यहां पर यही तो है लोकसभा। अब ये कानून बना रही है, अब ये अकेले बना दे तो भाई इनको कैसा लगेगा, यूपी बिहार महाराष्ट्र को कैसा लगेगा? ये कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला ये कब बन गया कानून, ये तो जो चाहे कर दे रहे हैं। फिर संघीय सरकार का मतलब ही क्या है? संघीय सरकार का मतलब है द्विसदनवाद, कि एक तो होगा जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि, दूसरा होगा राज्य के प्रतिनिधि, कि जो यूपी बिहार महाराष्ट्र हैं उनमें से भी सदस्य, उनमें से भी सदस्य यहां पर पहुंचाए जाएंगे, यहां पर पहुंचाए जाएंगे। और इनको जनता नहीं चुनती, आगे पढ़ाऊंगा जब राज्यसभा बताऊंगा। ये जनता नहीं चुनती, जिनको आप एमएलए कहते हो ना विधानसभाओं में, एमएलए कहते हो ना विधानसभाओं में, एमएलए, वो एमएलए इनको चुनते हैं, वो एमएलए इनको चुनते हैं। जैसे यूपी है, यूपी की विधानसभा है, 403 सीटें हैं, लेकिन यूपी के राज्यसभा में कितने लोग बैठते हैं? 31। ठीक, 31। ऐसा क्यों किया सर? मेरे बाबू बीजेपी फिर तो जो चाहे कर देती देश के अंदर। अगर सारी की सारी चीजें दादा दादी मिलके कर रहे होते, अकेले पिताजी चाचा ताऊ से नहीं पूछते, तो फिर तो दादा दादी जो चाहे कर देते। फिर तो ये एकात्मक सरकार बन जाएगी, संघीय का मतलब ही नहीं रहा। क्लियर है?
फिर संघीय का मतलब क्या हुआ? फिर तो ये एकात्मक का गुण हो गया कि जो चाहे मैं करूंगा, मैं हूं अकेला, तुम्हें मानना पड़ेगा। ये नहीं है। यहां आपके दादा दादी यानी कि राष्ट्र की विधायिका अकेले कानून नहीं बनाएगी, उसमें राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे दूसरे सदन में। एक सदन होगा जनता द्वारा चुना हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा, और एक सदन होगा राज्यों का प्रतिनिधित्व, जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा। और राज्यसभा को वोट कौन देते हैं? इनको वोट कौन देते हैं? आगे पढ़ोगे वैसे आप, इनको वोट देते हैं आपके एमएलए। इनके जो वोटर हैं वो कौन है? वो एमएलए हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं। जो कहां बैठते हैं? राज्यों की विधानसभा में। इसीलिए तो बीजेपी इस समय टेंशन में आ जाती है कभी कभी। जैसे ही कोई राज्य हारती है, बीजेपी जैसे ही कोई राज्य हारती है, तो उसे पता है कि हमारे राज्यों में क्या कम हो गए? विधानसभाओं में एमएलए कम हो गए, और एमएलए अगर कम हो गए तो हमारी राज्यसभा में सीटें कम हो जाएंगी, और सीटें कम हो जाएंगी तो हम हर एक कानून को पास नहीं करा पाएंगे। हमें बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए होता है, तभी पास होता है बिल। आपको पता है, दोनों सदनों से पास होगा तभी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। आपको बहुमत है लोकसभा में, लेकिन भाई पिताजी चाचा ताऊ आपका बिल लटका दे रहे हैं, यानी कि राज्यों में आपको बहुमत नहीं है, क्योंकि राज्यों में आपके एमएलए ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपके कैंडिडेट राज्यसभा में ज्यादा नहीं है। बताओ, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया द्विसदनवाद क्यों जरूरी है? समझ में आया? क्यों जरूरी है? समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलो बस। बाकी तो आपने रटा है जीवन भर कि द्विसदनवाद होता है, द्विसदनवाद होता है। द्विसदनवाद जरूरी क्यों है? समझ में आया? भाई दादा दादी पूरे घर के लिए अकेले कानून बनाएंगे, फिर तो एकात्मक सरकार हो जाएगी। संघीय का मतलब है कि आपके कानून बनाने वाले लोगों में चाचा ताऊ पापा के घर के लोग भी होंगे, जिससे कि इनको खबर रहे कि भैया कौन सा कानून बन रहा है। अगर खराब बन रहा है तो हम भी विरोध जता पाए, समझ में आया? आज क्लियर हुआ? बताओ। ये आपकी संघीय सरकार थी मेरे बच्चे, संघीय सरकार थी, और मैं नहीं समझता संघीय सरकार से आपका कोई पॉइंट अब छूटेगा। ठीक है, कोई पॉइंट अब छूटेगा? बताओ, संघीय सरकार में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है, और संघीय समझ लिया तो एकात्मक बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी बात क्लियर हुई? आज से पहले संघीय सरकार को ऐसे जानते थे, संसदीय को ऐसे जानते थे? मैंने आपको 3 सरकारें पढ़ा चुका हूं, संसदीय पढ़ा चुका हूं, आपको अध्यक्षात्मक पढ़ा चुका हूं, आपको संघीय भी बता दी। एकात्मक कल खत्म करने की कोशिश करूंगा पूरी। क्या आपने पहले कभी ऐसे पढ़ा तीनों सरकारों को? मेरे साथियों, कभी कोई दिक्कत नहीं आनी पड़ेगी, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आपको समझाने में, पूरी जी जान। ठीक है, ये परेशानी में मत आना। ठीक है, और जो भी कोई हल्का फुल्का किसी के दिमाग में डाउट हो तो भैया ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके बाद दोबारा देख लेना, दोबारा एकदम से मक्खन जैसा दिमाग में जाएगा। क्लियर? तो कल मैं खत्म करूंगा, कोशिश करूंगा कि कौन सी खत्म हो जाए आपकी। हाँ, दूसरी जो सरकार है, क्या नाम था इसका? एकात्मक वाली, यूनिटरी वाली। तो कल मिलता हूं, आज के लिए इतना ही। सभी से विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।